आज का हमारा विषय रहेगा यूएनओ एंड डीकोलोनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विउपनिवेशीकरण। विउपनिवेशीकरण को जानने से पहले हम उपनिवेशीकरण यानी कि कॉलोनाइजेशन को जान लेते हैं। कॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बनाता है और उसके संसाधनों का अपने हित में एक्सप्लॉयटेशन करता है। जिस तरह से भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया हुआ था और यहाँ के संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन लंबे समय तक किया था। तो भारत की ही तरह एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के सैकड़ों देश किसी न किसी साम्राज्यवादी ताकत के अधीन थे और उनका शोषण किया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ की स्थापना हुई, कई और घटनाएं घटी। जिस तरह ये साम्राज्यवादी ताकतें इनके बीच में ही दूसरा महायुद्ध था, ये कमज़ोर हो गई। देशों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुए। दूसरी तरफ अमेरिका, रूस जैसे देश ताकतवर बनकर उभरे। जो अमेरिका स्वयं उपनिवेशवाद के खिलाफ था। यूएन के चार्टर में प्रावधान किए गए कि सभी देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो ये सभी बातें मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी कि गुलाम देश जो थे वो स्वतंत्र होना शुरू हुए और नए नए देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जुड़ते चले गए। जो और बड़े बड़े जो साम्राज्य थे वो समाप्त हो गए। तो इस प्रोसेस को डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में यूएनओ ने क्या प्रयास किए। देश स्वतंत्र हुए, अपने लेवल पर भी स्वतंत्र होंगे, अपने भी प्रयास थे, लेकिन उनके साथ साथ यूएनओ के प्रयास भी। जैसे भारत ने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसमें भारत के अपने स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हालात ऐसे हो गए थे कि अब अंग्रेज़ ज़्यादा समय तक यहाँ शासन नहीं कर सकते थे, तो उसके दबाव में दूसरी तरफ अमेरिका ने भी दबाव डाला। यूएनओ के प्रावधान थे, तो फिर धीरे धीरे ब्रिटेन पर कई तरह के दबाव पड़े और भारत को आज़ादी दे दी गई। तो इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया और विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन हम यहाँ सिर्फ यूएनओ के एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो यूएनओ के चार्टर में ही प्रावधान किए गए हैं विउपनिवेशीकरण के बारे में। सबसे पहला तो आर्टिकल 1 का पार्ट 2 कहता है इक्वल राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेंस ऑफ पीपल। इसका मतलब कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार है और सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये है कि वो इस बात का भी डिसीजन खुद करेंगे कि उन पर शासन किसका होगा। तो ये उनकी राय से ही शासक नियुक्त होगा, उनकी राय के बिना ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये बात अंतर्निहित थी, जिसकी अर्थ ये था कि लोगों की मर्जी के बिना उन पर शासन नहीं किया जा सकता। चार्टर के जो चैप्टर 11 है उसमें कहा गया है कि राइट ऑफ इनहेबिटेंट्स टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेंबर स्टेट्स, यानी कि जो उनके मेंबर स्टेट हैं उनके अंडर जो भी कॉलोनीज बनाए हुए हैं, जिनको उपनिवेश बनाया हुआ है, ये कहा गया था कि इनहेबिटेंट्स को अपना प्रशासन करने का अधिकार दे, यानी कि अपना शासन खुद चलाने का अधिकार दें। जो खासकर जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो इसके मेंबर थे उनके लिए बात कही गई थी। और उसने अपने मेंबर स्टेट को ये भी कहा, यानी कि अपने सदस्यों को यूएनओ ने ये भी कहा इसी में चैप्टर में ही कि सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ फ्री पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज टू कीप द माइंड एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए उसकी दिशा में काम करने के लिए वहाँ के लोगों की इच्छाएं जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की यानी कि वहाँ के लोग जैसा कहेंगे, अगर वो दूसरे देश का शासन स्वीकार नहीं करते तो उनको छोड़ना होगा, उनको खुद फैसला करना है कि वो किसका शासन चाहते हैं। फिर इसी के पूरा करने के लिए चैप्टर 12 में एक ट्रस्टीशिप सिस्टम की शुरुआत के बारे में कहा गया है कि जो देश ये सिस्टम इस बात को अलाउड करता है कि जो टेरिटरीज हैं, जो यूनाइटेड मेंबर्स के जो सदस्य हैं,
यूनाइटेड नेशंस के, अगर वो किसी टेरिटरी को स्वतंत्र करना चाहती है और टेरिटरी स्वतंत्र होना चाहती है तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर उसको रख देंगे और उनका प्रशासन जो है ये ट्रस्टीशिप काउंसिल चलाएगी। यूएनओ की एक कमेटी बनाई गई थी बाद में, वो फिर फैसला करेगी कि वो उस देश को वहाँ के लोगों की राय जानकर वहाँ पर जनमत लेकर उनका, और उसके आधार पर फैसला करेगी ये किसी देश को सौंपे जाए या इनको स्वतंत्र किया जाए। और फिर इसी आधार पर चैप्टर 13 में जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना की गई थी और इसने के अंदर बहुत सारे क्षेत्र रखे गए थे जिसमें उनका शासन यही चलाते थे। उनका फैसला इन्होंने कर दिया है सभी का, और अब ट्रस्टीशिप काउंसिल ने काम करना बंद कर दिया है। ये वैसे एक जो मेन ऑर्गन्स थे यूएनओ के उनमें ट्रस्टीशिप काउंसिल की गई थी। तो ये प्रावधान किए गए थे डीकोलोनाइजेशन से संबंधित प्रावधान थे। इनका मतलब ये था कि किसी भी देश को आप गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, वहाँ के लोगों की मर्जी के खिलाफ। वहाँ के लोग खुद चूज करेंगे कि उनको कौन सी सरकार बनानी है, अपनी सरकार खुद चुनेंगे और खुद वो शासन करेंगे। फिर डीकोलोनाइजेशन के लिए ही एक रिजोल्यूशन पास किया गया जनरल असेंबली में 14 दिसंबर 1960 को, जिसका रिजोल्यूशन का नंबर था 1514 पार्ट 15। तो इसमें ये इसको रिजोल्यूशन को बोलते डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल, यानी कि उनको जो कॉलोनियल कंट्रीज और पीपल हैं जो गुलाम हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी है। इसमें क्या कहा गया था इस रेजोल्यूशन में कि ऑल पीपल्स हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू एंड कॉलोनियल अनकंडीशनली, यानी कि अपना शासन चलाने का उनको खुद अधिकार है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वही डिसीजन लेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। वो इस दिशा में जितने भी देश हैं जो भी हैं उसके मेंबर हैं यूएनओ के, वो बिना किसी शर्त के तुरंत इस दिशा में काम करेंगे, यानी कि उपनिवेशवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। और फिर इसी रिजोल्यूशन के आधार पर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई, स्पेशल कमेटी ऑफ डीकोलोनाइजेशन, जिसको C24 के नाम से जानते हैं, यानी कि 24 नेशंस के बाद में, इसमें पहले तो कम थे लेकिन बाद में फिर बढ़ा के 24 नेशंस इस कमेटी में हो गए, तो कमेटी 24, कमेटी ऑफ 24, तो C24 के नाम से जानते हैं ये। इसका वैसे पूरा नाम था स्टैंडिंग कमेटी ऑन द सिचुएशन विद रिगार्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल, यानी कि इस पूरा नाम इसका ये था, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं स्पेशल कमेटी ऑन डीकोलोनाइजेशन या C24। इसकी स्थापना यानी कि जो रिजोल्यूशन पास किया गया था उसी के आधार पर उसी को लागू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। 1961 में इसको स्थापित किया गया था और 1962 में इस कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जो रिजोल्यूशन हमने पढ़ा है, एक और रिजोल्यूशन को 1654 रिजोल्यूशन पास किया, उसके आधार पर ये कमेटी बनाई गई थी। 29 मेंबर आज इसमें हैं, फिलहाल भारत आज भी इसका मेंबर है। और जो पहली कमेटी बनी थी 15 या 16 देशों की या 17 देशों की जो पहली कमेटी बनी थी उसमें भी भारत एक सदस्य था इस कमेटी का, और जो इसके ऑफिसर्स हैं उनको ब्यूरो के नाम से पुकारा जाता है। मैंडेट क्या है, यानी कि जो कमेटी बनी है ये डीकोलोनाइजेशन के ऊपर, जो C24 बोलते हैं इसको काम क्या क्या सौंपे गए हैं। इसको काम सौंपे गए हैं टू एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्रांटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज ऑफ पीपल। तो एक तो ये है कि जो भी एप्लीकेशन आते हैं, यानी कि जो देश कोई सरकार को एक क्षेत्र कहता है कि हमारे को गुलाम बनाए, हमारे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो उसकी जांच करती है जो भी ऐसी एप्लीकेशन आती है। इसके अलावा ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन हुआ था जनरल असेंबली का, उसको लागू करने की, उसको कैसे लागू किया जा सकता है, यानी कि कैसे डीकोलोनाइजेशन लाया जा सकता है, या जो भी कॉलोनियल है या गुलाम क्षेत्र हैं उनको कैसे आज़ाद करो जाए, इस दिशा में ये अपनी रिकमेंडेशन देती है और उसमें कैसे प्रोग्रेस की जाए ये बताती है। इसके अलावा रिव्यू द लिस्ट ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज टू विच द डिक्लेरेशन इज एप्लीकेबल। तो एक लिस्ट बनाई हुई है
इन्होंने आज भी ऐसी टेरिटरीज़ हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो कुल मिला के 17 टेरिटरीज़ हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं हैं, तो उनको बोला जाता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज़। तो इन टेरिटरीज़ के बारे में ये लिस्ट को रिव्यू करती है अभी किसको इसमें डाला जाए, किसको इसमें से हटाया जाए। इसके अलावा ये स्टेटमेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स तो इन NSGT यानी कि नक्षत्र से जो भी रिप्रेजेंटेशन आता है, जो अपना पक्ष रखते हैं, ये उन पक्ष को सुनती है और उसके लिए अपना एक एनुअल सेशन, एक हर साल एक सेशन करती है जिसमें उन सारी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं, उनकी बात सुनती है। और इन क्षेत्रों में जो अभी तक दूसरे देशों के अधीन है, ज़्यादातर जो ये छोटे छोटे टापू हैं वो ज़्यादातर आज भी ब्रिटेन के अधीन है। कुछ एक दो अमेरिका के, एक दो फ्रांस के हैं, बाकी जो सारे हैं वो लगभग जो हैं वो ब्रिटेन के ही अधीन हैं ये टापू, क्योंकि पहले ब्रिटेन का शासन था। बड़े बड़े देश तो सारे आज़ाद हो गए, लेकिन छोटे छोटे जो आइलैंड वगैरह हैं वो आज भी ब्रिटेन के अधीन हैं और उनको आज तक भी स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो ये अपने मिशन भेजती है उन क्षेत्रों में जानने के लिए कि वहाँ लोगों की क्या राय है या उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है या कैसे वहाँ पर स्वतंत्रता उनको दिलवाई जाए। तो उसके लिए अब ये मिशन भेजते हैं जो उस क्षेत्र की विजिट करते हैं, जाते हैं, और इससे संबंधित ये हर साल सेमिनार्स का भी आयोजन करती है जिसमें बुद्धिजीवी अपनी राय देते हैं। UNO के बनने के बाद लगभग 80 कॉलोनी आज़ाद हो चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें लगभग 750 मिलियन पीपल्स इन कॉलोनीज़ में रहते थे, उनको स्वतंत्रता मिल चुकी है। कुछ अपने प्रयास थे, कुछ UNO के प्रयास से, लेकिन 17 अब भी हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, आज भी हैं 17 ऐसी हैं जिनको वो स्वतंत्रता नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए थी, जिसमें 2 मिलियन पीपल उनमें रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज भी UNO का यही मानना है, या स्पेशल जो स्पेशल कमीशन कॉलोनाइजेशन पे बनाया गया है C24, इसका ये मानना कि डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस अभी दुनिया में कंप्लीट नहीं हुआ है, इन टेरिटरीज़ का भी काम बाकी है। ये टेरिटरीज़ ये बताई गई हैं जिसमें कई सारे छोटे छोटे नाम हैं, ज़्यादातर सुने नहीं होंगे आपने। वेस्टर्न सहारा, एंगुला, बर्मुडा आइलैंड है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केन आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं सभी। तो ये सभी आप नाम पढ़ सकते हो। इसमें फ्रेंच पोलिनेशिया है, जिब्राल्टर है, अमेरिकन सामोआ है, टोकेलू है, तो ये कई हैं। ये कुल मिला के 17 टेरिटरीज़ हैं जो अभी भी दूसरे देशों के अधीन हैं, और ये कमेटी जो है वो अपना काम करती रहती है और UNO की जनरल असेंबली में इसमें चर्चा होती रहती है और इसके सिद्धांतों में शामिल है। तो इस दिशा में जो UNO है वो अभी भी काम कर रही है और बहुत से देशों को स्वतंत्रता दिलाने में या डीकोलोनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें एक तो चार्टर के प्रावधानों की बात है, एक जो रिजोल्यूशन जनरल असेंबली में पास हुआ था 1960 में, और फिर उस आधार पर जो स्पेशल कमीशन जो अपॉइंट किया गया C24, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आज भी ये टेरिटरी अभी बची हुई हैं डीकोलोनाइजेशन की दिशा में। तो ये एफर्ट्स हैं जो UNO ने डीकोलोनाइजेशन की दिशा में किए। धन्यवाद।